जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले बल्लेबाज है कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और 2015 के विश्व कप के दौरान इन्होंने लगातार 4 शतक लगाए थे। और 2019 का जब विश्व कप हुआ था उस समय भारत के जो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, इन्होंने भी लगातार 4 शतक लगाया था। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कुमार संगकारा यहाँ पर पहले खिलाड़ी थे लगातार 4 शतक लगाने वाले। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, यानी कि अगर हम लोग पृथ्वी के टोटल लैंड एरिया को 100% कंसीडर कर लें तो इसमें भारत के हिस्से में कितना आएगा। तो भारत के हिस्से में आएगा 2.4%। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके दौरान पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित टेक्नोलॉजी का नाम क्या है। तो ये प्रश्न शायद कई सारे लोग समझ नहीं पाए थे। तो यहाँ पर सिंपली आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है सोनार। जैसे रडार होती है हमारे जो भी विमान होते हैं उनको लोकेट करने के लिए, उसी प्रकार से सोनार टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से पानी के अंदर किसी भी चीज को डिटेक्ट किया जाता है। इनसैट 3D मौसम निगरानी उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसे लॉन्च किया गया था 2013 में। 2016 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था ओलंपिक खेलों में। तो सबसे ज्यादा जीता था यहाँ पर USA, यानी कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा पदक के साथ साथ सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भी जीता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेरिका और पदकों की संख्या इनकी थी 46। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सिंपली सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर हम वेबसाइट की बात करें तो इस समय उसमें जो कोडिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके कारण PDF जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आज आपको संभवतः कोई वीडियो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरा पहला काम यही होगा कि किसी तरीके से मैं कोड को सही कर सकूं जिससे आप लोग वहां से अपना PDF जनरेट कर सकें। और अभी अगर आप लोग चाहें तो वहां जाके केवल पढ़ सकते हैं, PDF आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश आज ये रहेगी कि सबसे पहले मैं वहां पर इस चीज को इनेबल कर सकूं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर किया करें। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड पोस्ट डे की। तो ये दिवस कब होता है, 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो मानव जीवन में जो ये डाक होती है इसका क्या महत्व है उसको चिन्हित करने के लिए और वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक का क्या महत्व रहा है इसको चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस 9 अक्टूबर को ही क्यों होता है, क्योंकि इसी दिन स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। आपको यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए एक सम्मेलन के दौरान इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो यह पुरस्कार मिलेगा विश्व खाद्य प्रोग्राम को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि जो आपकी 6 श्रेणियां हैं, इन सभी 6 श्रेणियों में एक हमारी ऐसी श्रेणी है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ साथ किसी इंस्टीट्यूशन को भी यह पुरस्कार मिल सकता है और वो आपकी है शांति का क्षेत्र, यानी कि पीस की कैटेगरी में व्यक्तियों के साथ साथ किसी इंस्टीट्यूशन को भी यह पुरस्कार मिल सकता है। और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार की बात हुई है तो आपको यह ध्यान रखना है कि बाकी जो हमारी 5 कैटेगरी के पुरस्कार होते हैं, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर अन्य फील्ड की बात करें, वह सारे आपके
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो आपके शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार होता है यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला किसको है। तो ये पुरस्कार मिला है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को। इसको कुल मिलाकर के 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं विश्व खाद्य प्रोग्राम की, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना दिसंबर 1961 को हुई थी। मुख्यालय है इटली के शहर रोम में और इसके प्रमुख हैं डेविड बीजले। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो आपको एक नाम याद रखना है मलाला यूसुफजई का, जो कि किसी भी कैटेगरी में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार की विजेता है। और हमारे यहाँ के 2 लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति में। एक तो है मदर टेरेसा जी और दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी जी। तो इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि विश्व खाद्य प्रोग्राम को यह पुरस्कार मिला क्यों है। तो विश्व खाद्य प्रोग्राम एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा वैश्विक स्तर पर भुखमरी को समाप्त करने के लिए, यानी कि भुखमरी को समाप्त करने के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसे पुरस्कार मिला क्यों है। फॉर इट्स एफर्ट टू कम्बैट हंगर, यानी कि भुखमरी को समाप्त करने के लिए। फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशंस फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया, यानी कि जो भी दुनिया में आपके विवादित क्षेत्र हैं वहां पर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि शांति की स्थापना के लिए कार्य किया गया। और जिनके द्वारा भूख को हथियार और युद्ध या विवादों के लिए प्रयोग किया जा रहा था उसके क्षेत्र में कार्य के लिए, यानी कि इस प्रकार के क्रियाओं को रोकने के लिए यहाँ पर विश्व खाद्य प्रोग्राम को यह पुरस्कार मिला है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पिछले साल आबी अहमद अली जो कि इथियोपिया के पीएम थे, इनको यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने जगनन्ना विद्या दिवेना योजना को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। तो जगन मोहन रेड्डी के द्वारा राज्य में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए और जो भी राज्य के गरीब माता पिता हैं वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब योजना है क्या? तो इस योजना के लिए कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके अंतर्गत जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख से ज़्यादा छात्र हैं उन सभी को एक किट दिया जाएगा। अब ये किट क्या होगा? तो इस किट में बच्चों के लिए ड्रेस होगी, उनके लिए कॉपी होगी, जूते होंगे, मोजे होंगे, इसके अलावा टेक्स्ट बुक होगी। तो ये सारी चीज़ें राज्य की सरकार के द्वारा बच्चों को दी जाएंगी जिससे वह लोग स्कूलों में जा सकें। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी थी, जैसे कि वाईएसआर जलकल योजना शुरू की गई, पहले बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में ये पहले स्थान पर रहा था, वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजना लॉन्च की गई, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चली है, वाईएसआर आसरा योजना शुरू की गई और अभी उर्वरकों की होम डिलीवरी के लिए यहाँ पर एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा साक्षरता के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी जिसमें केरल आपका था पहले स्थान पे, उसमें भी आंध्र प्रदेश राज्य आपका सबसे आखिरी स्थान पे रहा था। तो राजधानी अमरावती में है, राज्यपाल है बीबी हरिचंदन और सीएम यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा अमरावती में और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं जेके माहेश्वरी। राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा नागार्जुन सागर श्री सलैम में। मंदिर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है तिरुपति बालाजी का और एलिफेंट रिजर्व आपको मिल जाएगा रायला एलिफेंट रिजर्व के नाम से। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उत्तराखंड राज्य के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इनके द्वारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया गया है। अब ये योजना है क्या? तो जो भी उत्तराखंड राज्य में युवा है, इसके अलावा जो भी आपके प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान लौट करके वापस आए थे, उन सभी को
रोजगार देने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वह लोग अपना कोई रोजगार शुरू कर सकें, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब योजना के तहत होगा क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभान्वित लोग होंगे राज्य के, उनको 25 केवी के सौर ऊर्जा प्लांट को दिया जाएगा, यानी कि इनको यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लांट दिया जाएगा और इस सौर ऊर्जा प्लांट के माध्यम से इन युवाओं के द्वारा या फिर प्रवासी मजदूरों के द्वारा जो बिजली जनरेट की जाएगी, उस बिजली को राज्य सरकार खरीदेगी। तो इससे जो भी यहाँ पर युवा हैं या फिर राज्य के प्रवासी मजदूर हैं, उन सभी को ये फायदा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की राज्य की सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून में मिलेगी विंटर में, गैरसैंण इसकी हो गई समर में। राज्यपाल है बीबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसकी स्थापना 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुई थी। राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कार्बेट, गंगोत्री और राजा जी। टाइगर रिजर्व आपको 2 मिलेंगे, जिम कार्बेट और राजा जी। और जिम कार्बेट हमारे भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में तटीय सुरक्षा अभ्यास यानी कि सागर कवच का आयोजन किया गया? तो ये हमारा आयोजित किया गया केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे भारत की जो तट रेखा है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। कुल मिलाकर के इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो इतनी बड़ी जो हमारी तटरेखा है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तटरक्षक दल के पास में है। तो अभी 8 और 9 अक्टूबर को भारतीय तटरक्षक दल ने भारतीय नौसेना के साथ में मिलकर के यहाँ पर जो हमारी तटीय सुरक्षा प्रणाली है, इसकी जांच के लिए सागर कवच का आयोजन किया था। तो इसमें इन दोनों के 50 जहाज शामिल हुए थे। इसके अलावा जो हमारे 50 पेट्रोल वेसल हैं, उनको भी अभ्यास में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 राज्यों में इसका आयोजन किया गया है। अक्टूबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री को खाद्य उपभोक्ता मामले व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये मिल गया है पीयूष गोयल जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि रामविलास पासवान जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, उनका कल निधन हो गया था। तो उनके पास में था खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण का मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके निधन के बाद में अब इस मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वह हमारे रेलवे और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको इससे पहले मैंने बताया था हरसिमरत कौर बादल के बारे में। तो उनके पास में था खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और उस मंत्रालय का प्रभार अब नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत कौर वाला मंत्रालय मिल गया है और पीयूष गोयल को रामविलास पासवान जी का मंत्रालय मिला हुआ है। अक्टूबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है थावर चंद्र गहलोत जी ने, जो कि हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस कॉन्फ्रेंस का पूरा नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19। और इसका आयोजन किसने कराया? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है मेलबर्न विश्वविद्यालय। तो इसके साथ में मिलकर के डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा इस सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन किया गया। और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अभी 2 न्यूज और थी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में की गई है और किरण नाम के मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन को भी केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत के द्वारा अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। किस राज्य की सरकार ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर डैश डैश योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आत्मनिर्भर के आगे यहां पर होगा असोम। क्या होगा? असोम। तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम, इस योजना को
असम राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें नारी शब्द लगा हुआ है, तो जो भी राज्य की महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को असम राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। अब असम की बात हुई है तो इससे जुड़े हुए कुछ अन्य चीजें भी आप जान लीजिए। गरीब परिवारों के लिए अरुणोदय योजना लॉन्च की गई। टेरी द्वारा गुवाहाटी शहर पर बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली लागू की गई। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे बड़े नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत में राजस्थान के साथ में इसको टैग किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को पुनः लॉन्च किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा महिला आत्मनिर्भरता प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की गई। धींग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह एक यहाँ का राष्ट्रीय पार्क बनेगा। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की गई। किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। और मैं सोच रहा था कि इस प्रकार से जो हम राज्यों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं जिसमें इसी प्रकार से राज्यों से संबंधित वन लाइनर को हम लोग डिस्कस कर लें। तो ऐसे हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को कम समय में कवर कर पाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से सभी राज्यों को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें लगभग जो भी हमारे राज्य हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर लें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब असम राज्य की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की है दिसपुर में। राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा गुवाहाटी में। बाकी ये सारी चीजें आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं जो कि असम राज्य से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य से नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम इसका सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का परीक्षण एक बार फिर से किया गया उड़ीसा से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और उड़ीसा के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर DRDO के द्वारा सौर्य मिसाइल का परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है और अब जाकर के उड़ीसा में ही न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी परीक्षण किया गया है। तो उड़ीसा में होता कहां पर है? तो बालासोर, एकदम बंगाल की खाड़ी के पास तट में इसका परीक्षण किया गया है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो रुद्रम मिसाइल है यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि हवा से हम लोग इससे जमीन पर किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको लॉन्च करने के लिए किसी जहाज की जरूरत पड़ती है और भारत के द्वारा सुखोई M30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से इसका परीक्षण किया गया। जब भी किसी मिसाइल का नाम आए तो आपको वहां से 3-4 चीजें याद रखनी होती हैं। पहली कि उस मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि वह किस प्रकार की मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली है, सतह से वायु में मार करने वाली है या फिर वायु से सतह में मार करने वाली है। तो इस प्रकार से उसकी कैटेगरी कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। किस कंपनी के द्वारा उसका विकास किया गया है या किस संस्था ने उसका विकास किया है, और सबसे जरूरी उसकी रेंज कितनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं रुद्रम मिसाइल की। तो ध्यान रखिएगा 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक किसी भी स्थान से इसको लॉन्च किया जा सकता है और 250 किलोमीटर के रेंज में किसी भी टारगेट को इसके माध्यम से हिट किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किस राज्य में भारत की पहली उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये केंद्र बनेगा आपके तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के क्लॉगनी में, यानी कि ये जिनेवा में ही है और इसके अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब। अब बात करते हैं कि ये समझौता किस प्रकार से या किस लिए किया गया है। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु की जो सरकार है इनके द्वारा 2020 में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति की घोषणा की गई है और इस योजना के अंतर्गत इनका लक्ष्य है कि 2025 तक हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको हम लोग $100 तक पहुँचाएंगे। कितने डॉलर तक? $100 तक इसको हम लोग पहुँचाएंगे। और उसी के अंतर्गत यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच के साथ में तमिलनाडु की राज्य की सरकार ने समझौता किया है और इसके अंतर्गत एक उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना की जाएगी जिससे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके।
और विश्व आर्थिक मंच के बारे में ध्यान रखना है आपको कि इसका जो प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है वह दाओस में आयोजित किया जाता है। बाकी तमिलनाडु की बात करते हैं तो राजधानी चेन्नई में है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश AP शाही, मुख्यमंत्री हैं AIADMK पार्टी के इडापड्डी के पलानास्वामी। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा चेन्नई में। और बाकी यहाँ पर ये सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक मारियो मोलिना, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश की एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो ये आपके थे मैक्सिको के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। तो अभी हाल ही में मारियो मोलिना जी का निधन हुआ और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1995 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ओजोन परत के नुकसान पर किए गए शोध कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था और ये मैक्सिको देश के नोबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र वैज्ञानिक हैं। बिशर अल खसावनी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये आपके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जॉर्डन के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। जॉर्डन की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको अम्मान में मिलेगी। मुद्रा है आपकी दिनार और जॉर्डन हमारे पश्चिम एशिया का एक देश है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं जो कि इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी जान लेते हैं। अमेजन कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के साथ में एक समझौता किया है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के जो CMD हैं यानी कि राजेश कुमार छिब्बर, इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। नीलेश शाह को म्यूचुअल फंड उद्योग का एक निकाय है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुन लिया गया है। गुजरात राज्य की सरकार ने ऑनलाइन ई-संजीवनी OPD योजना की शुरुआत की और विश्व बैंक ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जो GDP है उसमें आपको 9.6% की कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के पूरे करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG कौन बनी है? भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य में लॉन्च किया गया? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? गलट्रम किस देश की मुद्रा है? और सौर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।